नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। राजनीति जब जनता के हितों का ख्याल नहीं रखती तो जाहिर है जनता को उस दल या विचारधारा से दूर होने का पूरा हक है। लेकिन जब दल अपने नेताओं का हित नहीं देखकर पार्टी का हित देखते हैं तो कुछ नेता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उससे दूर हो जाते हैं। ये नेता बागी कहलाते हैं। अक्सर कुछ सीटों पर ये तीसरी ताकत बनकर भी उभरते हैं और परिणाम ये होता है कि ये अपनी सारी ताकत पार्टी के खिलाफ झोंक देते हैं। कई बार बागी जीत जाते हैं और कई बार इसका लाभ दूसरे प्रत्याशी को भी मिल जाता है। लोकसभा चुनाव में ऐसा अक्सर होता है और ये इस बार भी लगभग सभी दलों में बना हुआ है। बिहार झारखंड की बात करें तो बीजेपी से राम टहल चौधरी, रविंद्र पांडे, आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी, गिरिनाथ सिंह जैसे नेताओं ने बागी रूप अख्तियार कर लिया है। बिहार में भी आरजेडी से अली अशरफ फातमी, कांग्रेस से शकील अहमद और बांका में पुतुल कुमारी, वाल्मीकिनगर में सतीश दुबे जैसे नेता ने पार्टी के खिलाफ खुद खड़े होने का फैसला किया है। सारा खेल टिकट नहीं मिलने का है। कई जगहों पर ये बागी पाला बदलने के बाद तीसरी नहीं बल्कि आमने सामने लड़ने वाले दो ताकत हो गए हैं। अब सवाल है कि ये बागी सही है या पार्टी, या फिर इसके लिए जिम्मेदार समीकरण है। जो भी हो, ये बागी क्या गुल खिला सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। हम अपने सम्मानित मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। पहले इस खबर को समझते हैं। बिहार के लोकसभा चुनाव में बागी दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। एक नजर डालते हैं उन सीटों पर जहां बागी परेशानी पैदा किए हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन की। यहां बागी बनने के मुख्य कारण है जेडीयू को बीजेपी की जीती हुई सीटों को दान करना। बांका सीट पर बीजेपी नेता पुतुल सिंह ने जब देखा कि यहां सीट जेडीयू के खाते में चली गई तो उन्होंने बीजेपी से ही इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया। अब यहां जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाल्मीकिनगर की बात करें तो यहां से 2014 में सतीश दुबे बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन अब ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है और बैद्यनाथ महतो यहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। सतीश दुबे ने बागी होकर यहां नामांकन दाखिल कर दिया। ये एनडीए के लिए परेशानी की खड़ी कर रहा है। इसी तरह महाराजगंज में बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय नामांकन करके बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल को बेचैनी में डाल दिया है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। यहां लालू प्रसाद ने कई छोटे और हाल में ही पनपे दलों को शामिल कराकर जहमत मोल ले ली है। खासकर वीआईपी पार्टी के तीनों सीट खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इससे कांग्रेस के शकील अहमद और आरजेडी के फातमी ने नामांकन का पर्चा दाखिल करके बेचैनी बढ़ा दी है। खगड़िया सीट पर आरजेडी नेत्री रही कृष्णा यादव ने सीपीआई उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी बनकर वीआईपी के उम्मीदवार मुकेश सहनी की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश शुरू कर दी है। सुपौल में कांग्रेस प्रत्याशी रंजिता रंजन के खिलाफ आरजेडी नेता दिनेश यादव ने निर्दलीय नामांकन करके रंजिता रंजन की राह में रोड़ा अटका दिया है। शिवहर सीट पर अंगेश सिंह और लवली आनंद ने महागठबंधन प्रत्याशी को बेचैनी में डाल दिया है। महागठबंधन में तेज प्रताप फैक्टर भी महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तेज प्रताप ने जहानाबाद, शिवहर और हाजीपुर में भी अपने चहेते प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव लड़वाकर महागठबंधन को परेशान कर दिया है। ये तीसरी ताकत बनने की कोशिश है और यह लगभग 1 दर्जन सीट बिहार में है। 40 में से 12 ऐसी सीटें हैं जहां की बागियों ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, तख्त तेवर अपना लिए हैं। समझने की कोशिश करते इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पटना स्टूडियो में। अशोक यादव, आप आरजेडी का आधिकारिक प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। निखिल आनंद, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजेश राठौर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश जी, पहले आप ही से ही शुरू करें क्योंकि 40 में 12, अब 12 यदि बागी उम्मीदवार हैं, कुछ जगह केस ऐसा होगा कि पार्टी ही बदली, दूसरी पार्टी में जाकर आप कैंडिडेट बन गए। मसलन पूर्णिया, उदय सिंह की बात कर ले, या बाकी जगहों पर जिनको टिकट नहीं मिली, गठबंधन के जो शिकार हुए, वहां वो मुंह चिढ़ा रहे हैं निर्दलीय बनकर। क्या कहेंगे आप? ये चुनाव जो होगा, हम 2019 का जो चुनाव चल रहा है जी, वो 2014 से बिल्कुल भिन्न है
और इसकी भिन्नता इस मायने में भी है कि जो इस बार बिहार को विशेष कर ले, 40 सीटों को ले, तो बहुत ही कांटे की टक्कर होगी और हर एक सीट पे जो उम्मीदवार हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है, पार्टियों को और उनके गठबंधन को मेहनत करने की जरूरत है। और जो फासला होगा संजय जी चुनाव परिणाम में आने के बाद वो बहुत निकटतम होगा, चौंकाने वाला भी होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर इन बागियों के रोल को देखेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 2 या 3% वोट भी इधर से उधर स्विंग करता है तो कहीं न कहीं परिणाम बदलने की संभावना होती है और परिणाम बदलेंगे इस बार, जिस बात का हम लोग आंकलन कर रहे हैं कि इस बार 2019 के चुनाव में बिहार में अगर थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो सीट जो है वो किसी के हाथ से निकल के दूसरे के पास जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि आपने विषय बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है, बिहार के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि चुनाव शुरू हो गए हैं, दूसरे चरण का चुनाव कल है, तो ऐसी परिस्थिति में बागियों की बहुत ही अहम भूमिका होगी। और अगर उनके द्वारा, चूंकि वो कद्दावर नेता हैं, स्थानीय नेता हैं और उनकी अपनी पकड़ पार्टी में भी है और स्थानीय क्षेत्र पे भी है, जैसा आपने पुतुल कुमारी का जिक्र किया, फातमी साहब का जिक्र किया, शकील अहमद का जिक्र किया, ये सारे जो हैं, सतीश दुबे जी का जिक्र किया, ये सारे स्थानीय क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और कहीं न कहीं ये पार्टी को, जिस पार्टी से वो जुड़े हुए थे उस पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं। जी डॉक्टर संजय कुमार, आपका क्या विश्लेषण कहता है, क्योंकि ये बागी कई कद्दावर नेता भी बागी बने हैं और जब कोई वरिष्ठ नेता जिनका अपना एक क्लाउट होता है, जिनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है अपने संसदीय क्षेत्र में या अपने फॉलोअर्स के बीच, वो जब बागी तेवर अपनाते हैं तो कितने पसीने छूटते हैं उन दलों के? देखिए, ये एक जगह ये शब्द अच्छा लगता है कि वो बागी है, लेकिन जरा दूसरे पक्ष को अगर आप देखेंगे तो क्या लगता है कि उनके जो अधिकार थे या वो जहां डिजर्व करते थे, क्या उसकी अनदेखी नहीं की गई पार्टियों के द्वारा? मैं एक छोटा सा उदाहरण, परसों दिन मैं टेलीविजन देख रहा था और एक बड़े पत्रकार ने कहा कि मैं इस पटना शहर में कई लोगों से मैंने पूछा कि वीआईपी पार्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोगों ने मुझे नहीं बताया। तो कोई व्यक्ति अगर लगातार राजनीति में है, लंबे दिनों तक वो संघर्ष कर रहा है और उसके टिकट को आप काट देते हैं और काटने के बाद किसी पार्टी को जो कहीं है भी सीन में नहीं, उसको 3 सीट दे देते हैं, किन्हीं को 5 सीट दे देते हैं, किन्हीं को 6 सीट दे देते हैं, तो वो व्यक्ति को वो लगता है कि आखिर हमने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई है, लगातार लोगों के बीच में मिलते जुलते रहे हैं, तो उसमें जनता का भी एक दबाव होता है उनके ऊपर कि वोट तो हमें देना है, तय हमें करनी है कि आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, तो आप चुनाव में आइए। और यही हुआ, पुतुल कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, लगातार वो बांका के लिए काम करते रही, लोगों से मिलते जुलते रही। एन वक्त पर जब उन्हें टिकट की दावेदारी हुई, वो सीट जब जेडीयू के खाते में भी गया, ठीक है, जेडीयू से ही उन्हें लड़ा दिया जाता, उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। मधुबनी सीट से शकील साहब जीतते रहे हैं, डॉक्टर शकील साहब को कहा गया कि नहीं भाई, ये सीट शेयरिंग में आपका ये सीट नहीं रहा, आपको नहीं लड़नी है। फातमी साहब की एक अपनी जमीन रही है उस दरभंगा मधुबनी के इलाके में, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। लगा कि भाई हम तो शुरू से ही राजनीति किए हैं और हमारी जमीन राजनीतिक है, हमें तो टिकट से नहीं ही वंचित किया जाएगा, उन्हें किनारे कर दिया जाता है। सच्चिदानंद राय को लगता है कि भाई हमारा कद है, एक समीकरण बनता है, पार्टी हमारे ध्यान रखेगी हमारा। सच्चिदानंद राय को कहा जाता है कि चलिए हटिए भाई, वहां से उम्मीदवार जो है, जो सीटिंग है वो रहेंगे। तो भाई ये 2 पक्ष है कि वो व्यक्ति बागी बनता क्यों है, और जब व्यक्ति वो बागी बनेगा तो 2 तरफ से बनता है, एक तो उसकी अपनी ऊर्जा लगती है और एक जो उनके समर्थक जो उनके साथ खड़े होते हैं उनकी ऊर्जा लगती है। और जब दोनों की ऊर्जा लगती है तो फिर तस्वीर कुछ और दिखाई पड़ती है, पार्टियों को परेशानी तो होती है। जी निखिल जी, क्या बीजेपी को कई जगह ऐसा महसूस हो रहा है कि जिनको नहीं मिला और उनके बदले जिनको आपने टिकट दिया, वहां चुनौतियां थोड़ी ज्यादा है? संजय जी, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हमारी राजनीति मूलतः राष्ट्रवादी विचारधारा की बुनियाद पर है और संगठन हमारा कोर वैल्यू सिस्टम है जो हमारी पार्टी के सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है, बूथ तक, शक्ति केंद्र सहित। तो ऐसे में
जिनका भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, विचारधारा में विश्वास है और जिन किसी की भी महत्वाकांक्षा वो अति महत्वाकांक्षी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें कि गोपालगंज से जनक चमार जी का टिकट नहीं मिला, वो हमारे साथ हैं। सिवान से ओम प्रकाश यादव जी का टिकट नहीं मिला, वो हमारे गठबंधन के एलाइज को चला गया, वो हमारे साथ है, एक्टिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसी बातें हैं, लेकिन कहीं कहीं एक जब रीजनल एस्पिरेशंस ग्रो करते हैं या जब पार्टियों ने रीजनल पार्टीज का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा, तो ऐसे में आप देखें कि इस तरह के थोड़ा सा एक पार्टी के बियॉन्ड जाकर अपना स्टेक पुट करने की एक आदतन हैबिट सी हो गई। पहले जब पार्टियां 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी सिस्टम होगी तो ऐसी स्थिति ज्यादा नहीं बनती थी, अब ज्यादा बन रही है। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि इस बार का चुनाव जिस तरीके से हम एक तो राष्ट्र के हित के लिए और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और काम पर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, मिशन नरेंद्र मोदी है हमारा, तो लोग भी, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हमारा गठबंधन सहयोगी चुनाव लड़ रहा है, कौन सा उम्मीदवार है, सवाल का जवाब, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नाम और काम, उसकी बुनियाद पर हमें वोट मिले। निखिल जी, मेरा बहुत छोटा सवाल था, जो आम आदमी का सवाल है। ये सारी बातें आदर्शवादी बातें हैं जो आपने कही, और राजनीति में कोई सेवा करने के भाव से अब आता हो वर्तमान में, ऐसा लगता नहीं है। चाहे आप लोग चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे शब्दों के साथ उसको सामने रखें, पर ऐसा होता नहीं है। जिसको जब तक मान मिलता है, जिसको जब तक स्थान मिलता है, ज्यादातर लोग तब तक वहां पर अपना देख रहे होते हैं, नहीं तो फिर महत्वाकांक्षा आड़े आती है। मेरा बहुत विनम्र सवाल था आपसे कि क्या बीजेपी को ऐसी जगहों पर चुनौती दिख रही है जहां आपके अपने आपसे पराए हुए, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किन क्षेत्रों में चुनाव के लिए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किन क्षेत्रों में चुनाव के लिए जा रहे हैं प्रचार के लिए, मुख्यमंत्री जी किन क्षेत्रों में, उप मुख्यमंत्री जी किन क्षेत्रों में प्रचार के लिए जा रहे हैं। हमने बिना इसकी परवाह किए कि कौन सा उम्मीदवार कहां से है, एनडीए का जहां से भी उम्मीदवार है, एनडीए के सारे नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके चुनावी मैदान में है, और हमको इससे कतई परवाह नहीं पड़ता है कि कोई अगर किसी ने स्टेक पुट किया हो, अगर पार्टी के एक्सपेक्टेशन के, पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर, तो उसको हमने बाहर का भी रास्ता दिखाया है। नहीं, वो ठीक है। क्या है ना कि ये बात तो सही है कि ऊपर लेवल पे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी नहीं। प्रधानमंत्री जी जहां जेडीयू के उम्मीदवार है वहां भी जाकर चुनावी भाषण देंगे, या बड़े नेता वहां भी देंगे, या मुख्यमंत्री जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां भी अपनी रैली को एड्रेस करेंगे। उस लेवल पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, तभी तो सामंजस्य बना, आप लोगों ने सीट बंटवारा किया, बात जमीन की हो रही है। खैर, अशोक यादव जी, आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी कुर्बानी दी, और कुर्बानी के नाम पर आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो बागी हो गए, इस्तीफा तक दे दिया। अली अशरफ फातिमी, आपके अपने घर में आपके जो तेज प्रताप हैं वो अलग से बागी होकर मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो क्या आरजेडी के लिए कहीं ये परेशानी है, या आप भी कहेंगे निखिल जी की तरह कोई चुनौती नहीं है? देखिए संजय मिश्रा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि 2-3 मिनट, बड़ा गंभीर ये विषय है, 2-3 मिनट मुझे समय दिया सर। ये बताइए, मैंने किसी को टोका है आज तक? जब तक कि लग नहीं आता है कि आप पूरी बात बोल लीजिए, आप आपको पूरा मौका दे रहा हूं। महागठबंधन में ज्यादा जोगी मठ उजार। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, निखिल जी की बात सुन लीजिए। महागठबंधन, अच्छा ठीक, महागठबंधन में यह कोई समस्या नहीं है। महागठबंधन में देखिए, नेता पीछे हैं और मतदाता जो है आगे हैं। क्या बात है। महागठबंधन में यह चुनाव जो है नेता नहीं लड़ रहे हैं, महागठबंधन के जो मतदाताओं के समूह है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अतः नेता किसको टिकट दिए हैं, नहीं दिए हैं, कौन बागी हो रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, एक दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी, यहां पार्टी लेस डेमोक्रेसी नहीं है। जब दल के शक्ति, किसी एक व्यक्ति को, एक नेता अगर अलोकप्रिय भी रहते हैं, जैसा कि अभी निखिल भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर
चाहे कोई एमपी कितना भी वो निकम्मा क्यों नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर, पार्टी के नाम पर उसको जिता दूं। तो जब एक एमपी पार्टी के शक्ति से कभी कभी अपनी नैया को पार करते हैं तो उस समय उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पार्टी के लिए उनको त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है, जब उनको त्याग का समय आता है तो उनको दुख होने लगता है। तो यहां एक स्थिति, जनता जो है वो तटस्थ भाव से निर्णय लेता है। महागठबंधन में चूंकि बहुत सारे दलों को समायोजित किया गया और उस समायोजन के तहत कुछ अच्छे नेताओं के टिकट भी वंचित हो गए, जैसे कांग्रेस में निखिल बाबू, हमारे फातमी साहब आरजेडी में, और भी बहुत उदाहरण है। तो चूंकि ये गठबंधन के कारण हुआ है तो यहां पर मतदाता जो है नेता को दोषी नहीं मानते। अशोक जी, एक समय है, एक परिस्थिति है, और हमारे आदरणीय नेता एक मिनट, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी का कहना है कि यह चुनाव जो है एक व्यक्ति को जिताने या हराने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ताकि इस फासिस्टवादी ताकत जो है नागपुरिया कानून जो है इस देश में लागू ना हो और आने वाले समय में फिर से चुनाव होता रहे, इसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए किसी व्यक्ति का टिकट कटना या रह जाना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, अशोक यादव जी, क्या है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा आनंद भी आता है आप लोगों की बात को महसूस करने में लेकिन जैतन लागे तैतन जाने सर, फातमी जी का क्या कसूर था, तेज प्रताप ने क्या गुनाह किया था कि आखिर एक भी न चली उनकी बात। राजनीति में सर सुई की तरह चुभती है, जिनको चुभन होती है उनसे पूछिए क्या दर्द होता है। ज्ञान, परिज्ञान और विज्ञान की बातें तो हम वो लोग करते हैं जो तटस्थ होते हैं। जो पार्टी होती है ना, जिसके साथ होता है, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धैर्य रखते हैं और साथ रहते हैं फिर भी पार्टी के। वो एक पक्ष ये भी है, लेकिन एक पक्ष ये भी है जो धैर्य नहीं रख पाते हैं क्योंकि उन्हें चुभन होती है कि आखिर हम इतने साल तक यदि रहे तो हमें बदले में ये क्यों हुआ। ठीक है, आपका लॉजिक अपनी जगह है। राजेश राठौर जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस में भी आपके कुछ नेता जो बेचारे बड़ी आस लगाकर बैठे थे, निराश हो गए, चुनौतियां आपकी पार्टी को भी लगता है कि नहीं है कुछ? देखिए, नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे पार्टी में बड़े नेता रहे हैं, शकील साहब भी बड़े नेता हैं, निखिल बाबू भी बड़े नेता हैं, और दोनों आदमी को टिकट नहीं मिलने का ऐसा नहीं है कि हम लोग को न अफसोस है न दुख है। अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन जब हम गठबंधन की राजनीति करते हैं तो चाह कर भी कई सीट हमको नहीं मिल पाता है। ऐसा अनेक दल को भी रहा। अगर नहीं ऐसा होता तो फिर आरजेडी एक मजबूत साथी है हमारा, उनके एक मजबूत नेता है फातमी जी, हम ये भी नहीं कहते कमजोर है, वो हाथ नहीं होते, उनकी सीटें नहीं आई। हम शकील साहब के लिए सीट नहीं ले पाए, निखिल बाबू के लिए सीट नहीं ले पाए। इस प्रकार के अनेक जगह ऐसी बातें हो, राजनीति गठबंधन की राजनीति हम करते हैं तो होता है। हालांकि मधुबनी सीट 2014 में ही हम आरजेडी को दे दिए थे, आरजेडी के पास वो चला गया था। लेकिन बिहार का, उत्तर प्रदेश का संदर्भ हम नहीं ले, बिहार का संदर्भ ले तो राजनीति बिल्कुल दो धारा में है। यहाँ का चुनाव बिल्कुल दो धारा में है। एक धारा एनडीए के साथ है और दूसरा धारा महागठबंधन के साथ है। तो अगर इसको हम लेते हैं अगर ठीक से, तो जनता दो धारा में बढ़ चुका है। जिसका विचार, हम निष्पक्ष रूप से बात बोलते हैं कि महागठबंधन के साथ है तो उनका विचार उसके साथ रहेगा। जिसका विचार एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम, हम तो कहेंगे हमारे साथ ज्यादा है, ये अलग बात होती है। लेकिन मतदाता इस बार बिल्कुल तटस्थ है, जो महागठबंधन के साथ है वो साथ रहेंगे। किसी प्रत्याशी को किसी प्रकार के निर्णय अलग से लेते हैं कोई निर्दलीय प्रत्याशी, उसका असर महागठबंधन पे पड़ेगा, ऐसा हम नहीं मानते। अच्छा, ठीक है सर, आपको भी मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि मानने से तो फिर मन बुरा हो जाता है, मन को बुरा लगने लग जाता है। हम चर्चा में शामिल होंगे, कुछ और बातें भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। बागी को लेकर विभिन्न दलों के नेता क्या कहते हैं उसको भी सुन लेते हैं। सभी दलों के नेताओं की क्या राय है? महागठबंधन
उसको कोई घाटा नहीं होगा। और हम समझते हैं कि जो महागठबंधन में पहले जितनी एकजुटता थी उससे ज्यादा एकजुटता हो गई है और इससे कोई चिंता का विषय नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सुपौल में रीता रंजन के विरोध में दूसरा कैंडिडेट उतरा है और मधुबनी में फातमी जी और शकील अहमद दोनों ने देखिए, दोस्ताना झगड़ा तो जैसे मधुबनी की बात आप करते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं मधेपुरा में? मधेपुरा में भी तो लोग लड़ रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन उससे थोड़े को फर्क पड़ रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और आप किसी को बांध के तो नहीं रख सकते। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई जाकर के चुनाव लड़ेगा तो पार्टी जो है कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई और ये भी ध्यान में रखेगी कि अगले 6 साल तक उसको पार्टी में कोई जगह ना मिले। जितनी तेजस्वी जी की जितने साल के वो होंगे उतना मेरा राजनीतिक जीवन लालू जी जनता दल और राजद के साथ है, उतनी उनकी उम्र भी नहीं है। और रीजन बताए, और अगर गलत डिसीजन हुआ है तो उसको ठीक करें। तो गलत डिसीजन को ठीक करने की जगह पर मेरे पनिशमेंट की बात हुई। मैं जानना चाहता हूं, महज एक क्षेत्र में हुआ, वो बांका, और वहां पे पुतुल जी चुनाव लड़ी थी, हमारी पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन बाकी कहीं भी हम 17 जगह लड़ रहे हैं, जिसमें एक जगह जहां जिसकी चर्चा मैंने की, उसके अलावा कहीं से भी कोई भी विक्षुब्ध या कोई नाराज होकर चुनाव लड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। 18 काफी आगे निकल गया है, 2019 काफी आगे निकल गया है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। 1-2 लोगों की असहमति या उनके विरोध में खड़े होने से चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। ये परिणाम जनता मुद्दों के आधार पर देगी, और जनादेश जनता ने मन बना लिया है। पहले चरण में हम लोगों को बड़ी जीत मिल रही है, ये रुझान है। अच्छी बात सामने भी आती है, अच्छा लगता है। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, जिनको नहीं मिला उनके दुख, और जिन लोगों ने नहीं दिया उनका अपना जस्टिफिकेशन, और कमोबेश वो भी सही है कि बात तो सही है, यदि एक अनार है और 3 बीमार है तो किसी एक को ही मिलेगा, बाकी 2 को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। लेकिन बाकी 2 में बर्दाश्त करने की क्षमता अब नहीं रह गई है साहब, और वो कितना इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा तो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन इम्पैक्ट तो डालेगा। बिल्कुल। आपने पहले तो ये जो आज का विषय रखा है और बिहार के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की जो 40 सीटें हैं, बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से अलग है, झारखंड से अलग है। तो ये 40 सीटें 543 सीटों में बड़ी अहम भूमिका निभाएंगी। और इसमें जो देखने की चीज है संजय जी, कि आखिर जो प्रादुर्भाव हुआ क्षेत्रीय दलों का क्यों हुआ, और क्यों नेशनल पार्टी जो है धीरे धीरे कमतर होती जा रही है और क्षेत्रीय दल बढ़ते जा रहे हैं। आपने भी दक्षिण में देखा, आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की में भी देखा कि वहां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको 2 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है, और क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह वो क्षेत्रीय दलों का संघर्ष रहा और उनका विजय हुआ, बल्कि उनका विजय होगा। तो आखिर क्षेत्रीय दल जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं स्थानीय नेता जो थे, उनके जमीनी नेता थे, जिनका अपना एक क्षेत्र था जहां वो काम करते थे। जैसे फातमी जी ने जिक्र किया कि हमने 20 साल जो हमने वहां सेवा की है, स्थानीय लोगों की सेवा की है, क्षेत्र की सेवा की, और पार्टी के साथ जुड़े रहे, अच्छे समय में या बुरे समय में, तो उनका हक बनता था। अगर उनको नहीं मिला तो उनको बुला के समझाने और करने की बात होती थी। कहीं न कहीं अगर आप गठबंधन भी कर रहे हैं तो जो प्रभुत्व वाले नेता हैं, जो वहां काम करने वाले नेता हैं, उनको भी कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 2019 में बिहार में आप एक नया समीकरण देख रहे हैं, जो गुपचुप तरीके से नीचे नीचे चल रहा था, वो अब सामने में उभर के आ रहा है। उदाहरण के रूप में बेगूसराय की सीट में आपने सीपीआई को, जो कि एक समय में आजादी के बाद से इस देश में वो विपक्ष की भूमिका में रही है, उस सारी जगहों पे उसकी कहीं न कहीं उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसका संगठन है, और आपने उसको बिहार में आका ही नहीं, बिहार में आपने उसको अपने साथ जोड़ा ही नहीं। अब वो जो खड़े हो रहे हैं, हम 2 सीट का जिक्र करना चाहेंगे कि बेगूसराय और खगड़िया में जो कृष्णा यादव आ रही हैं, तो वो आरजेडी उनके पति, और वो भी वहां से विधायक रहे हैं और वहां उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो अगर ये इनको वोट आएंगे
इनको वोट आएंगे तो किसके वोट आएंगे और किसको वो चोट पहुंचा रहे हैं, किसका वोट काट रहे हैं, और अगर ये परिणाम वहां का बदलता है तो किसके कारण बदलेगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो आला अधिकारी हैं और पार्टी का नेतृत्व जो है उसको इस समीकरण का अंदाज होना चाहिए था या होना है, और अगर नहीं होगा तो खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार, क्या है ना, अपने बिहार में एक लाइन चलती है, हम लोग अक्सर चर्चा में कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। तो ये जो बागी नेता हैं बिगाड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं क्या? बिगाड़ सकते हैं, निश्चित रूप से बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है जी भाई। वो चल जाएंगे चुनाव में, उनके लोग उनके साथ खड़े होंगे, वो वोट काट लेंगे, तो वो किसी को हरा तो सकते ही हैं। अगर वो किसी को जिता भी सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जब जिनका वोट काटेंगे वो हारेंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रतिद्वंदी है वो जीत जाएगा। तो खेल तो ये बिगाड़ देंगे, इसमें कोई तो मत नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो खेल में खिलाड़ी बनकर के भी निकल जाते हैं कि भाई हमको आपने इग्नोर किया, चलो हम खिलाड़ी बनकर के निकल गए, देख लीजिए दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से देखते रह गई। तो ठीक बात है कि एक बात में दम है कि राष्ट्रीय पार्टियां घट रही है। जब 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय 42-43 राष्ट्रीय पार्टियां थी। आज 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, घट तो गई, और क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ते जा रही है। क्षेत्रीय समीकरण जो है वो लोगों को साधने में थोड़ा आसान लगता है कि जमीनी मुद्दों को मैं समझता हूं, लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूं, लोगों की भावना हमसे जुड़ी हुई है, और टिकट कोई और लेकर के निकल जाता है तो वहां पर तो उसको परेशानी होती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज वहां पर वो कहता है कि भाई ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, पार्टी की विचारधारा सिद्धांत अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मैं लोगों के बीच में जिया हूं, मैं लोगों के साथ काम किया हूं, तो हमारी उपेक्षा क्यों? मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। तेज प्रताप जी की आपने चर्चा की। तेज प्रताप जी ने एक लाइन कहा कि अगर सुरेंद्र यादव जहानाबाद से 3 बार चुनाव हार रहे हैं, फिर उनको आपने टिकट क्यों दिया? उम्मीदवार को बदल दीजिए, दूसरे उम्मीदवार को। तो भाई पार्टी ने उनकी बात को नहीं मानी कि हो सकता है कि तेज प्रताप जी इतनी गंभीरतापूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, अब उसके खिलाफ वो कैंडिडेट को उतारते हैं। तो पार्टी को तो घाटा उठाना पड़ेगा, चाहे कह लें जिस तरह से कि जब भी कोई व्यक्ति आहत होता है, पीड़ित होता है, वो चुनाव में बागी उम्मीदवार बन करके जाता है या किसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है या किसी के विरोध में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है। अब अभी जीतनराम मांझी जी का बयान सुनवा रहे थे, अपने तो वो खुद चुनाव लड़े, लेकिन जो 2 उनके उम्मीदवार औरंगाबाद और नालंदा से लड़े, कभी उनका नाम आपने सुना था कि वो हम के निर्माण में उनकी कोई भूमिका थी? हमको उन्होंने खड़ा किया था और वो टिकट उनको मिल जाता है। तो जो हमको सींचने वाले लोग थे, अब उनके लिए आप जो शब्द प्रयोग कीजिए, लेकिन खेल तो बिगाड़ देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक यादव, ये बताइए कि फातमी साहब जहां सिद्दीकी जी खड़े हो रहे हैं दरभंगा से, वहां से वो दावा नहीं कर रहे हैं, वो तो मधुबनी ही में जाकर किस्मत आजमाएंगे। यानी कि अपनी पार्टी जो उनका भूतपूर्व पार्टी रहा, उस पार्टी के जो नेता खड़े हो रहे हैं जहां से, वहां से किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, वो वहीं जा रहे हैं जहां कांग्रेस भी बागी हो गया, वहां आरजेडी भी बागी है और वीआईपी के कैंडिडेट वहां से किस्मत आजमा रहे हैं। ये कौन सा खेल है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैच फिक्सिंग वाला है? देखिए नहीं, मैच फिक्सिंग नहीं है संजय बाबू। सबसे मूल बात यह है जी कि हर संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का और चुनाव लड़ने वालों की एक श्रृंखला होती है। अब शकील ये फातमी साहब 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो डेमोक्रेसी में एक सर्कुलेशन ऑफ एलिट होता है, तो ये लोग तो यही चाहते हैं कि ये सर्कुलेशन ऑफ एलिट नहीं हो, सदा के लिए इस डेमोक्रेसी में मैं ही मतलब पदासीन रहूं, कोई दूसरे कार्यकर्ता को मौका ही नहीं मिले, इस तरह की बात है। वो चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा से गए हैं, मधुबनी, दरभंगा और मधुबनी एक ही भाषाई क्षेत्र है, एक ही वो मैथिल क्षेत्र है, इसको ज्यादा अंतर नहीं लिया जाए
मधुबनी से भी वो अपने को कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। और एक बात संजय बाबू, अगर कोई इस तरह के उम्मीदवार ये सोचते हैं कि मैं पार्टी के स्थिति को बिगाड़ सकता हूं, तो वो अपने राजनीतिक कैरियर को भी बिगाड़ने का दांव खेल रहा है। क्योंकि यह बात जानिए, अगर मतदाता बिगाड़ेंगे चाहता है तो अगर वो व्यक्ति जीत जाता है, अगर वो व्यक्ति जीत जाता है, उसके चाहत का, मतदाता के चाहत का व्यक्ति, तो उनके प्रति आक्रोश नहीं रहता है। लेकिन जो खेल को बिगाड़ने वाला रहता है, मतदाता जिस दल को जिताना चाहता है, अगर उसके ही दल का व्यक्ति बागी बन करके उस व्यक्ति को हरा देता है, तो रातों रात वो मतदाता की नजर में नायक से खलनायक की कोटि में आ जाते हैं और आने वाले दिनों की राजनीति के लिए वो अपने रास्ते में कांटे बो लेते हैं। तो ये जोखिम जो है वो न केवल दल के साथ उपस्थित करते हैं, अपितु जोखिम अपने राजनीतिक जीवन के साथ भी खड़ा कर लेते हैं। सर, फातमी साहब जैसे लोगों के पास अब खोने के लिए कौन सी जमीन बची हुई है सर? आपने वैसे ही उन्हें दरकिनार कर दिया है। एक उम्र भी होती है और एक सम्मान भी आदमी चाहता है कि लंबे समय तक कोई पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो कम से कम ऐसे 2-4 सीटें जरूर होती है जहां पार्टी भी ख्याल रखती है। लेकिन उन्होंने इस बात का ख्याल जरूर रखा कि जिस दरभंगा से वो किस्मत आजमा रहे थे, वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को उन्होंने बख्श दिया है कि नहीं, चलो रिश्तों की एक मर्यादा होती है, हम एटलीस्ट इतने लंबे समय तक दोस्त रहे हैं। रघुवंश बाबू, जगदा बाबू इतने सीनियर लीडर हैं, बिना एमएलए के, बिना एमपी के आरजेडी में इतने दिनों से हैं। एमएलए और एमपी पा करके ही लोग पार्टी में सर, तो फातमी साहब भी आपको दरभंगा से हारे हैं और वहां पे आपके साथ रहे हैं। साधारण कार्यकर्ता बनकर, चलिए खैर, हम पार्टी नहीं बनना चाहते, ना मुझे पार्टी बनने की आवश्यकता है। हमने सिर्फ आपको एक चित्र स्पष्ट किया आपके सामने। बहरहाल निखिल जी, मैं आपके पास सबसे पहले एक और अपडेट आपको दे देते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों की जंग में तमाम दलों ने दोनों में से किसी न किसी खेमों का दामन थाम लिया है। लेकिन करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां मुकाबला में तीसरा कोड एक्टिव दिख रहा है। इनमें से कुछ जगहों पर टिकट कटने से बागी हुए उम्मीदवार, तो कुछ जगहों पर पप्पू यादव जैसे अपनी अलग पार्टियां खड़े करने वाला नेता मजबूती से मैदान में खड़े हैं और दोनों में से किसी न किसी गठबंधन का गेम बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गठबंधनों का समीकरण ऐसा बना कि बीजेपी, आरजेडी समेत तमाम दलों को पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में कई प्रमुख नेताओं के टिकट कट भी गए हैं। जेडीयू को एडजस्ट करने के चक्कर में बीजेपी ने तो अपने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए, हम सब जानते हैं। इनमें सिवान से ओम प्रकाश यादव, वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे, गया से हरि माझी, झंझारपुर से वीरेंद्र कुमार चौधरी और गोपालगंज से जनक राम के नाम शामिल हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो वहां से अली अशरफ फातमी, कांति सिंह, सीताराम यादव और आलोक मेहता, तो कांग्रेस में शकील अहमद, लवली आनंद और निखिल कुमार जैसे नेताओं के हाथ टिकट नहीं लगे। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की बांका सीट की, तो वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। यहां से एनडीए ने गिरधारी यादव को मैदान में उतारा है। मुकाबला आरजेडी के जयप्रकाश यादव से है, जो 2014 के मोदी लहर के बावजूद जीतने में कामयाब रहे थे। पुतुल देवी 2010 में पति दिग्विजय सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद बनी थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल भी हुई। 2014 में दूसरे नंबर पर रही और सिर्फ 10,000 के वोटों से अंतर से वो हारी थी। अब वे एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ ही मैदान में हैं। तो ये तस्वीर है निखिल जी, और जहां आपके 5 सिटिंग सांसद हैं, वो बड़े खुशी मन से क्या अपने गठबंधन का साथ निभा रहे हैं, ये आप खुलकर कह सकते हैं। आपने ओम प्रकाश यादव का जिक्र किया, हमने माना। आगे बिल्कुल, देखिए, हमने जो सांसद हमारे टिकट पाने से वंचित रह गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कई राज्यों में हमने गठबंधन किया है। गठबंधन में स्वाभाविक तौर पर कुछ सीटें सेक्रीफाइस की गई है, लेकिन आप देखें तो गोपालगंज से हमारे सांसद जनक चमार जी हैं, ओम प्रकाश यादव है, इसके अलावा हरि माझी हैं। ये सारे लोग हमारे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट जो गठबंधन के हैं, उनके लिए सक्रिय हैं और पूरी तरह से एनडीए को जिताने के लिए तत्पर है। अब कई बार होता है कि जब रीजनल पार्टीज में
एस्पिरेशंस कुछ ज्यादा होते हैं। स्वाभाविक तौर पर जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस को छोड़कर अधिकांश रीजनल पार्टीज है और वहां पर जो द्वंद्व की स्थिति है भीतर से ही उभर के आ रही है। कोई सीट एडजस्टमेंट के चलते आप देखें अधिकांश बोरो प्लेयर है। शिवहर के जो कैंडिडेट हैं आरजेडी के, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी कैंडिडेट पैरा ड्रॉप होके आए हैं। इसके अलावा आप कई और कैंडिडेट्स देखें। और ये तो फातमी जी का जो केस है वो सीधे सीधे सुविधा के अनुसार क्रांतिकारी होने वाली बात है कि दरभंगा में तकलीफ हुई, चले गए मधुबनी में चुनाव लड़ने और वो स्पष्ट तौर पर वो महागठबंधन को हराना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और लोजपा गठबंधन महागठबंधन के अंदरूनी द्वंद्व के कारण और सभी पार्टियों में जिस तरीके से टिकट के खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं और परिवार का जो द्वंद्व है, उन सब के कारण एनडीए के पक्ष में एक बड़ा रुझान है बिहार में। और आप देखेंगे कि जब 23 मई को चुनाव परिणाम आएगा तो सभी सीटें हम स्वीप करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। महागठबंधन भी सभी सीटें स्वीप करने जा रही है, आप लोग भी करने ही जा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता ने कहा, ठीक है सुखजी, हो गया। तो हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं है। आपके सहयोगी भी बैठे हुए राजेश राठौर चीज में आ जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। सर देखिए, अतिशयोक्ति के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। बेशक बयानों के लिए आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो कोई भी हो। राजेश जी, आपके यहां भी बड़े बड़े लोग ही छांटे गए इस बार। कांग्रेस पता नहीं बड़ी मजबूर पार्टी नजर आती है जब बिहार की बात हम करते हैं तो। मतलब आप एक वीआईपी जो पहली बार किस्मत आजमा रही है, मुकेश साहनी जो मुंबई से अपना आते हैं बिहार में चुनाव के मौसम में, 6 महीना तक फील्डिंग करते रहे पिछले 2 चुनाव से, और इस पर 3 सीटों पर कामयाबी मिली। उसमें कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है और कांग्रेस इसमें बड़ी लाचारगी के साथ स्वीकार रही है गठबंधन धर्म। ऐसा भी लोग चर्चा करते हैं, क्यों? गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस पहले से करती रही है। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के कारण सिर्फ इस बार ही हमें कम सीट पे हम लड़ रहे हैं। पिछले बार भी हम 12 सीट पे लड़े थे, लालू यादव भी 27 सीट पे लड़े थे। इस बार वो भी घटे हैं। आप जब जब अलायंस किए हैं बिहार में, आपका जनाधार सिमटता चला गया है और हर बार हर चुनाव में आपकी सीटें कम होती जा रही हैं उम्मीदवारी के तौर पर। और आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप बराबर के दर्जे में भी बिहार में नहीं आ पाते हैं, बी या सी टीम बन जाते हैं आप। यही तो चुनौती है कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास एक बड़ा चुनौती है और सबसे बड़ा चुनौती है राष्ट्र के निर्माण का। सबसे बड़ा चुनौती है धर्मनिरपेक्षता को बचा के रखने का। सबसे बड़ा चुनौती है संविधान के बचा के रखने का। ये चुनौती हमारे पास है। सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ किसान मजदूर नौजवान को बचा के रखने का। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। शब्दों के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं और इस चुनौती को और इनको बचाए रखने के लिए हम निश्चित तौर पर छोटे दल हो या बड़े दल हो, जो हमारे विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्रवाद में विचार रखते हैं, जो देश के संविधान में अपना आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे। सीट हमें कम मिले और ज्यादा मिले ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम कितना जीत पाते हैं। मायने तो बहुत कुछ रखता है। अब चूंकि अंगूर खट्टे होते हैं वाली बात भी लागू होती है ना। अब अंगूर नहीं मिले हैं तो खट्टे ही होंगे ना, मायने इसलिए नहीं रखता है। बहरहाल मैं उसी जगह आप आ रहा हूं कि मैं बोलिए सर। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि टिकट के खरीद फरोख्त का मामला बहुत है, कई बार चला है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो सीट बांटने का मौका ही नहीं मिला। पिछले बार मौका मिला था, हो हंगामा हुआ था। इस बार इनकी जीती हुई सीट ले लिया जेडीयू। और जेडीयू अपने कौन कौन सी सीट बेचे, चाहे सीतामढ़ी के हो या इधर के हालात, एनडीए का हालात क्या है समझ। राहुल गांधी का लौटा रहा आदमी पाकिस्तान में बाजवा से लौटा रहा है, उसको सीमांचल के इलाके में धार्मिक भावनाएं भड़का रहे थे। कल फिर नवजोत सिद्धू पर मामला दर्ज हुआ है। फिर आप पाकिस्तान चले गए, फिर आप
पाकिस्तान चले गए, फिर आप कभी हिंदुस्तान के नाम पे निखिल जी उनको बोलने दीजिए। हिंदुस्तान सिंह सिद्धू हमारा इशू नहीं है। वो इमरान खान और कांग्रेस की हैसियत बिहार में तो रही है। अरे निखिल जी, जब आप बोलते हैं कांग्रेस की आलोचना करते हैं, बेचारे सुन रहे होते हैं, थोड़ा आप भी सम्मान दीजिए साहब। हर बात पे टोकना जरूरी थोड़ी ही होता है। वो बोल रहे हैं अपनी, वो पार्टी की ओर से अपनी राय रख रहे हैं। बाजी बाजी से बोलेंगे थोड़ा बिहार सुनेगा, देश सुनेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी में अपनी बात भी जोड़ रहा हूं। नहीं मत जोड़िए सर, क्या उलझ जाता है मामला, पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर हटकर हिंदुस्तान पर चुनाव करिए। इमरान खान तो आपके लिए वोट मांगे हैं, मेरे लिए तो वोट मांगे। चलिए हटाइए, इशू सब डाइवर्ट नहीं होंगे, कुछ और अपडेट ले लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात मधुबनी की थोड़ा और कर लेते हैं। मधुबनी में अली अशरफ फातमी और शकील अहमद महागठबंधन की मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन ने मधुबनी से टिकट वीआईपी पार्टी को दिया तो सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी में ही बगावत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आरजेडी से तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने अपनी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वीआईपी ने बद्री पूर्वे को मधुबनी से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से दिग्गज सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को उतारा है। फातमी आरजेडी के पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं और सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। शकील अहमद भी मधुबनी से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के केंद्रीय नेता अब से 2 दिन पहले तक थे। इस बार बिहार की सबसे कठिन त्रिकोणीय लड़ाई मधेपुरा सीट पर मानी जा रही है। यहां से वर्तमान सांसद पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं और वे अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। आरजेडी ने यहां से दिग्गज नेता शरद यादव को मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू के दुलारचंद यादव उम्मीदवार हैं। यादव लैंड में 2014 का मुकाबला पप्पू यादव ने जीता था। हालांकि बाद में आरजेडी से उनका मोहभंग हुआ तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बना ली। 2014 में पप्पू यादव को 3,68,937 वोट मिले थे। तब जेडीयू के टिकट पर मैदान में शरद यादव थे, उन्हें 3,12,728 वोट मिले थे। बीजेपी के विजय कुमार सिंह को 2,52,534 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। सीतामढ़ी की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी महागठबंधन का हिस्सा है और 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के खिलाफ उनके ही वर्तमान सांसद रामकुमार शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। सीतामढ़ी से सांसद रामकुमार शर्मा ने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुशवाहा को हराने के लिए वो भरदम प्रचार करते रहेंगे। यानी उजियारपुर और काराकाट दोनों में उन्होंने ठान रखी है कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को हराने में उनकी एक भूमिका हो जाए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि महाराजगंज में सच्चिदानंद राय बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। राजपूत बहुल महाराजगंज सीट पर बीजेपी ने सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को दोबारा मौका दिया तो पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय निर्दलीय मैदान में उतर पड़े हैं। सच्चिदानंद राय इस सीट से टिकट के दावेदार पहले माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने सिग्रीवाल को दोबारा मौका दिया है। यह मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह से है, जो बाहुबली नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। यहां से लालू यादव के साले साधु यादव बीएसपी के टिकट पर उतरे हुए हैं तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी के बागी महाचंद्र प्रसाद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कायस्थ वोटों के गढ़ पटना साहिब में बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार है। उनके सामने है बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, लेकिन आरके सिन्हा के समर्थकों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है। टिकट मिलने के बाद पिछले दिनों जब रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर आरके सिन्हा के समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के समर्थक चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी होने के बाद पटना साहिब सीट से आरके सिन्हा को टिकट मिले, लेकिन हाईकमान ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा है। ये तल्खी यहां जमीन पर भी थोड़ी बहुत दिख रही है। शिवहर में बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पिछले दिनों टिकट की उम्मीद में कांग्रेस आई थी, लेकिन यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हालांकि शिवहर सीट से आरजेडी भी अभी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। इसी सीट को लेकर लालू के दोनों बेटे
तेजस्वी और तेज प्रताप में आपस में ठनी हुई है। किशनगंज में अख्तरुल ईमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से सांसद मौलाना असरारुल हक के निधन के बाद से यहां एक सियासी शून्य सा है। इस सीट पर कब्जे के लिए एनडीए और महागठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद और एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार सईद महमूद अशरफ मैदान में हैं, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान। बिहार की यह इकलौती सीट है जहां से ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। अब मुकेश जी देखिए, ये लब्बो-लुआब है, ये तस्वीर सामने आ रही है उन 12 सीटों पर जहां की तमाम और कोई कमतर नहीं है नेता। यदि उनको टिकट मिलता गठबंधन की ओर से या पार्टी की ओर से तो संभव था कि वो भी बाजी निकालने में सक्षम होते। तो बहुत कठिन चुनौती होती जा रही है ऐसा लगता है इन 12 सीटों पर। बिल्कुल, ये संख्या ज्यादा है संजय जी, 12 से ज्यादा की संख्या है, क्योंकि नहीं 12 तो स्पष्ट है जो खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। कई जगह जो आप देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आप अभी आपने वाल्मीकि नगर का जिक्र किया, वहां अगर सतीश चंद्र दुबे लड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से वहां बदलाव दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर राधा मोहन सिंह के खिलाफ में अशोक ये अपने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के हैं और उनको आरएलएसपी से टिकट मिलता है, तो कहीं न कहीं एक नई समीकरण को नई चीजें वहां दिखाई पड़ी। अगर ऐसा हो रहा है, उन लोकसभा क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो वहां के जो कद्दावर नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, उनकी क्या मनोदशा होगी, उनकी क्या स्थिति होगी। अगर उन्होंने 5 साल वहां पे काम किया है और वहां लोगों से जुड़े हुए हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां के समाज के अंग हैं, वहां के सुख दुख में जनता का साथ दिए हैं, तो निश्चित रूप से अगर वहां कोई ऐसा मजबूत नेता होगा तो वो उस चुनौती को स्वीकार करेगा। और जो परिस्थितियां बिहार में बन रही हैं तो इस चुनाव में, वहां इस बात को देखा जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसलिए मैदान में आ रहे हैं, उनको इस बात का भरोसा हो रहा है और उनको स्थानीय समर्थन मिल रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। उदाहरण के रूप में पुतुल कुमारी का आपने जिक्र किया, पुतुल कुमारी को ऐसा लग रहा है अभी भी कि चुनाव वो जीत सकती हैं, इसलिए वो दमखम से वहां लगी हुई हैं। और इसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा बांका में, तो किसको भुगतना पड़ेगा? तो उस स्थानीय वहां जो समीकरण उसमें बदलाव आएगा और इसका फायदा सामने वाले विपक्षी दल को मिलेगा। उसी ढंग से अगर खगड़िया से कृष्णा यादव आ रही हैं तो वहां जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको क्षति पहुंचेगी। इस बात का आंकलन है और इस बात को पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां संभव है सर, स्वीकार तो करते हैं। बेगूसराय की सीट है तो वहां पे कन्हैया के आने से वहां का समीकरण बदलेगा। तो ये संख्या कुछ ज्यादा बड़ी है। और एक और चीज को आप देख रहे हैं, इसको देखना होगा कि कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों के जो प्रभुत्व के का प्रभुत्व था, जो पार्टियों के जो शीर्ष लीडरशिप थी, वो कमजोर होते जा रहे हैं। और इसका एक प्रमाण मिल रहा है कि उनके ही पार्टी के बड़े नेता बागी होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर संजय कुमार, राम कुमार शर्मा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर सामने निकल कर आया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ वो खूंटा गाड़कर खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि भाई चाहे जो भी हो, इनको हराने में जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, चाहे बात उजियारपुर की कर ले या फिर काराकाट की कर ले। पहले तो मैं एक चीज संशोधन कर देना चाहता हूं कि महाचंद्र प्रसाद सिंह वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं महाराजगंज से, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठीक बात। महाचंद्र बाबू नहीं, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी पढ़ते समय मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, राम कुमार शर्मा जी सिटिंग एमपी हैं सीतामढ़ी के। अगर रालोसपा को एनडीए गठबंधन के तहत 3 सीटें मिली थी, जहानाबाद से अरुण कुमार, सीतामढ़ी से राम कुमार शर्मा और उपेंद्र कुशवाहा जी, तो अरुण कुमार शुरू में ही बागी हो गए थे। और राम कुमार शर्मा जी को अंतिम तक, जब इनके 3 विधायक भी बागी हो गए थे, तो अंतिम तक यह भरोसा दिलाया गया था कि आप पार्टी के साथ निष्ठा के साथ रहिए, आपको हम टिकट देंगे। लेकिन जिस तरह का वो खुलासा कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी ने स्वीकार किया कि हां पार्टी फंड में पैसा आया है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं, तो भाई राम कुमार शर्मा जी को लगा कि अगर हम सिटिंग एमपी हैं और बाकी पार्टियां सिटिंग गेटिंग के तहत टिकट दे रही है, तो रालोसपा में अगर हम 2 ही एमपी बच गए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी एक जगह से नहीं 2-2 जगह से लड़ रहे हैं,
तो क्या मुझे एक जगह से लड़ने का भी अधिकार नहीं है? दूसरी बात कि ठीक बात है, मुकेश जी जो कह रहे थे कि मोतिहारी से क्या रालोसपा में जो उम्मीदवार हैं रालोसपा के, वो रालोसपा की सदस्यता चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने ली थी, रालोसपा पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था। तो ये बातें तो चुभती है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को कि भाई खेत को सींचा पूरा मैंने, फसल को मैंने तैयार किया, और जब उसको हार्वेस्टिंग का समय आया, काटने का समय आया, तो ये अधिकार किसी और को दे दिया गया। तो रामकुमार शर्मा जी इसी बात को कह रहे हैं कि मैं दमखम के साथ उजियारपुर में भी जाऊंगा और काराकाट भी जाऊंगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी बात चाहे जितनी अच्छी करें, लेकिन कितना सम्मान रखते हैं अपने विधायकों का, अपने सांसदों का, इसका मैं खुलासा करूंगा। अब वो कितना प्रभावी हो पाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना चुनौती दे पाएंगे, ये तो जनता बताएगी। लेकिन हां, ये बात तो एक परसेप्शन तो बनता ही है कि उन्हीं के पार्टी के एमपी टिकट से वंचित होकर के उन्हीं को हराने के लिए कमर कस लिए हैं कि हम किसी भी तरह से आपको हरा देंगे। तो लोकतंत्र इससे कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता है, और इससे गलत मैसेज जाता है कि भाई कैसे मैसेज तो खैर क्या गलत जाएगा, मैसेज तो इस रूप में भी गलत गया ना कि आप अकेले दो जगह से चुनाव लड़ लीजिए, ये मंजूर है क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, और एक आदमी जो सिटिंग एमपी है उसको एक जगह के लायक भी आप नहीं रखे और पैसा भी उससे ले लिए, बोले कि पार्टी फंड में है। तो बहुत सारे सवाल दूसरे सामने वाले पर भी है सर, ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट कुशवाहा जी को दे दी जाए इस मामले में। तो लोकतंत्र में मैसेज तो बहुत तरह का गलत जा ही रहा है ऑलरेडी। तो एक आदमी जो आहत है वो भी एक मनुष्य है, और स्वभाव, मनुष्य का अपना एक स्वभाव होता है, दुखी भी होता है और खुश भी होता है। अशोक यादव जी इस बात को माने या न माने, महागठबंधन में इस तरह की स्थितियां कहीं न कहीं जगह जगह पर परेशान करती हैं। अशोक यादव जी, अब जब हम आपका नाम ले रहे हैं तो आप चुप हो रहे हैं। जी, कोई सवाल पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं। ये सब चुनौती है कि नहीं आपके महागठबंधन में? देखिए, ये तो सच है। देखिए, मेरे जो पूर्व के घटनाक्रम है उससे तो लगता है महागठबंधन के साथ कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि महागठबंधन स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम एक व्यक्ति को जिताने या किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे फिर से चुनाव होगा कि नहीं, इन मूल्यों को लेकर के चुनाव के मैदान में है। इसी आजाद देश के 40 सीट चाहे जीत जाए या 40 सीट हार जाए, लेकिन हम अपने विचारधारा से टस से मस नहीं होंगे, यह हमारा स्पष्ट रेखा है। दूसरी बात रही हार जीत की या खेल बिगाड़ने की, डाइवर्ट कर दिए सर। हमें शुभकामनाएं, आप 40 सीट पर जीतिए। हमारा सवाल चुनौती को लेकर 2015 के विधानसभा चुनाव में ऐसा है, हमारा सवाल था चुनौती को लेकर। अब आपका क्या स्लोगन है उसमें हम नहीं उलझना चाहते ना सर। आजाद देश के नागरिक हम लोग भी हैं, हम तो निखिल आनंद जी से भी बहुत तीखे सवाल करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां आनंद हुआ है साहब? बीजेपी साहब सारे सवालों पर कमेंट करने चाहिए। देखिए, तो देश कहां खतरे में आ गया साहब? आप ही लोग बता दीजिए। समस्या, जी, कोई भी समस्या आती है तो वह चुनौती बनकर के संजय बाबू अवश्य आती है, लेकिन समस्याओं को, माने उन चुनौतियों को डट करके मुकाबला करना और उसका किस तरह से मुकाबला करेंगे, ये हर राजनीतिक दल जो है अपने हिस्से से तैयार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हम शुक्रिया। लोग जो महागठबंधन में गए थे, समझ गया सर, हो गया 2014 के इलेक्शन में हो गया सर। समय की पाबंदी है इसलिए मैं रोक रहा हूं, माफी चाहते हुए। निखिल आनंद जी 30 सेकंड। 4 सीट आरजेडी जीता था, 7 सीट हो गया सर, पूरा एक्सप्रेशन मालूम है सर, अंतर से हारे थे। ठीक सर। निखिल आनंद जी 30 सेकंड में बताइए, जहां 5 सिटिंग एमपी का टिकट कटा, एक जगह तो स्पष्ट रूप से आप लोग भी मानते हैं ऑन रिकॉर्ड कि बांका में ये संभावनाएं दिख रही हैं और मजबूती से दिख रही है। क्या वाकई जमीन पर जब आप पहुंचिए तो दिल से सब साथ खड़े नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जो 2 चरण का चुनाव प्रचार दूसरे चरण का खत्म हुआ है और पूरे बिहार से
जो जमीनी धरातल से, हमारे बूथ से, शक्ति केंद्रों से जो फीडबैक है, पार्टी के, भाजपा के कार्यकर्ता और सभी जगहों पर, आपको एक चीज बता दूं कि लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की बैठक हो रही है, सिर्फ बीजेपी की बैठक नहीं हो रही, एनडीए की बैठक हो रही है बूथ स्तर पर लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं की। इसलिए हम यूनाइटेड हैं और सभी सीटें जीतेंगे। ठीक, राजेश राठौड़ जी, कांग्रेस को कहीं से भी थोड़ा अफसोस हो रहा है कि काश वो चेहरे हमारे साथ होते, चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे वो निखिल कुमार हों, चाहे वो आपके दूसरे बड़े नेता शकील अहमद साहब हों, इन लोगों को सम्मानपूर्वक यदि उम्मीदवारी मिलती और कांग्रेस के बैनर तले सब कुछ मजबूती से होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। देखिए, पप्पू यादव जी पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि आज तक वो आरजेडी के सांसद हैं, लेकिन निश्चित तौर पे निखिल बाबू का, शकील साहब का हमें अफसोस है, लेकिन इसका कुछ प्रतिकूल असर पड़ेगा ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि निखिल बाबू लवली आनंद जी हमारे पार्टी में बहुत लेट से आई हैं, टिकट की घोषणा के समय आई है, तो मेरे पार्टी के नेता नहीं रही है, टिकट के लिए आई है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं तो पट्टा साहिब साहब उनको टिकट देते हैं, निखिल बाबू और लवली आनंद के मामले में बहुत देर से आई वो नीलम देवी पार से। क्या सर, आप लोग भी तर्क बताते हैं, हम लोग भी तो देखते ही सुनते हैं ना, अफसोस तो हो रहा होगा। मैं क्या बोला कि मैं तर्क में बिल्कुल सही दे रहा हूं कि जितने को बन पड़ा, हमको 9 सीट है ना, 9 सीट ही तो देंगे किसी को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश, बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका, बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी आपका। लेकिन तीसरी ताकत कमतर नहीं आंकिए, क्योंकि इस बार बिहार की 40 सीटों में से 1 दर्जन तो प्रत्यक्ष रूप से तीसरी ताकत के रूप में नजर आ रहे हैं। अब वो कितना खुद जीत पाएंगे ये एक सवाल तो हो सकता है, उस पर संदेह भी हो सकता है, लेकिन हराने में वो कितनी ताकत रखते हैं ये हर कोई जानता है। तो कहां किसको क्या नुकसान होगा, आपके सामने स्पष्ट चर्चा में आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं। आगे आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल राजनीति है, संभावनाओं का खेल जारी है। नमस्कार।